सही है। 51 नंबर प्रश्न है आपके लिए कि नान रितम में कौन सी संधि है। तो नान रितम को अगर हम लोग तोड़ें तो न प्लस अनरितम बनेगा, न प्लस अनरितम, यानी कि इसका न का अ और इसका अ दोनों मिलकर क्या हो गए, आ हो गए। तो अभी आप ध्यान से देखिए इसमें कौन सी संधि आ रही है। तो इसमें दो स्वर वर्णों का मेल हो रहा है। स्वर वर्णों से अगर संधि कोई बनती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्वर संधि कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है जंतो निहित में कौन सी संधि है। देखिए जंतो निहित में ध्यान से देखना है आपको, शब्द का ऑब्जर्वेशन ध्यान से करना है। किसी शब्द में अगर संधि से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ रहा है तो आपको ध्यान देना है कि उसके बीच वाला जो हिस्सा है ना उसमें कहीं रेफ नहीं ना है। अगर रेफ है या कहीं र की मात्रा है तो उसमें ज़रूर विसर्ग संधि है। जैसे कि इसमें, जैसे अगर आपको हम लोग बताएं निर्झर, इसमें क्या गया, झ के ऊपर रेफ आ गया ना, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें भी विसर्ग संधि है। तो अब इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है समागतः का संधि विच्छेद है। समागतः का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस आगतः, सम प्लस आगतः। सम में क्या रहा अ और आगतः में क्या है आ, दोनों आपस में मिलकर क्या बन गए आ। और ये कौन सी संधि है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए अगला प्रश्न है निह प्लस गतः की संधि क्या होगी। निह प्लस गतः की संधि क्या होगी, निर्गतः, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारे लिए करेक्ट है। अब ये कौन सी संधि है, तो ये देखिए विसर्ग है ना इसके आखिरी में। तो जब भी किसी संधि में विसर्ग आए तो उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फिर कह रहा है कि पटना प्लस इति से बना शब्द कौन सा है। पटना में क्या आया, आखिरी में आ आया, और इति में क्या आया, शुरू में ई आया। आ और ई आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं, और ए की मात्रा इसमें लग जाएगी तो ये बनेगा पटनेति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में विसर्ग संधि किसमें नहीं है। आप देखिए आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। ये आप लोग क्या करते हैं ना, हड़बड़ी के चक्कर में नहीं को इग्नोर कर देते हैं, नहीं को ध्यान ही नहीं देते और आप लोग गलती कर देते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि प्रश्न जो है पूरा पढ़ना है, फिर जा करके आपको अपना आंसर निर्धारित करना है। तो कह रहा है कि किसमें विसर्ग संधि नहीं है, ध्यान से देखिए ईतस्ततः, ईतस्ततः को तोड़ेंगे अगर हम लोग तो ये बनेगा ईतः प्लस ततः। फिर निश्चला, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये बनेगा निह प्लस छला, इसमें भी विसर्ग संधि आ गया, इसमें विसर्ग संधि आ गया। संस्कृतम को हम लोग तोड़ेंगे तो ये बनेगा सम प्लस कृतम, सम प्लस कृतम। और धन्यास्तु को तोड़ेंगे तो ये बनेगा धन्याह प्लस तु। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें तो विसर्ग आया नहीं संधि के दौरान, तो यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या है, विसर्ग संधि नहीं है। तो बताना है आपको कि इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए इसके आखिरी में क्या आया, म आया, और शुरू में क्या है, क्रिया है। ये दोनों व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्णों के मिलने से व्यंजन वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है तो इसको कहते हैं क्या, व्यंजन संधि। तो ये हमारा व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है कि अ और ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। देखिए अ और ई, तो अ और ई आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। फिर क्या है, तयोरेकः का संधि विच्छेद करें। तो तयोरेकः का संधि विच्छेद करेंगे, देखिए इसमें र आ गया ना, तो मैंने बताया था अगर बीच में र आए या र की कोई भी मात्रा आए तो आप लोग समझ लीजिएगा उसमें विसर्ग संधि छिपी हुई है। तो तयोरेकः को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये बनेगा तयोः प्लस एकः, ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद बनेगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, तत्रासित में कौन सी संधि है। देखिए तत्रासित को अगर हम लोग तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा तत्र प्लस आसित। और ध्यान से जरा देखिए, तत्र का अ और आसित का आ आपस में मिलकर तत्रासित का निर्माण किए थे, यानी अ और आ क्या है, स्वरवर्ण है। तो स्वरवर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उसको स्वर संधि कहते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि दिया ही नहीं है। तो इस अवस्था में आपको स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, उन 5 प्रकारों के नियमों को याद रखना है। जैसे कि दीर्घ स्वर में क्या होता है, 2 समान स्वर मिलकर के आपस में दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों समान स्वर हैं तो इसलिए ये आपस में मिलकर क्या हो गए हैं, और आपस में मिलकर के आ का निर्माण किया। तो ये कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सही होगा। 60वां प्रश्न है आपके लिए, ई और अ के मेल से बना वर्ण है, यानी ई और अ को मिलाने से आपस में क्या बनता है। देखिए ई प्लस अ, हम लोग ई को यणची स्वर संधि का एक प्रकार है, उसमें हम लोग पढ़े थे यदि ई उ री और री के बाद आप अपने से अलग कोई वर्ण है तो ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है, उ का क्या हो जाता है, व हो जाता है, री का क्या हो जाता है, र हो जाता है, री का क्या हो जाता है, ल हो जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो इसके नियम के अनुसार हम लोग क्या मिला, ई के बाद अपने से भिन्न वर्ण आया तो ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। लेकिन य में अ मिल जाएगा तो य क्या हो जाएगा, पूरा य हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी जल्दीबाजी में अपना आंसर नहीं देना है, नहीं तो आप लोग अपना आंसर क्या रख दीजिएगा, डी रख दीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान से और सावधानी पूर्वक अपने आंसर को, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, डी नहीं होगा करेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है कि क्रोधमाचारा शब्द में कौन से दो वर्णों की संधि हुई है। देखिए, क्रोधमाचारा दो शब्दों से मिलकर के मेनली बना है। ये बना है क्रोधम प्लस आचारा। क्रोधम का अ और आचारा का आ आपस में मिलकर क्या हो गए हैं, दीर्घ हो गए हैं। यानी इसमें भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। आप पूछ रहे हैं कि किन वर्णों की संधि हुई है। देखिए, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें किन वर्णों की संधि हुई है। तो ये अ प्लस आ के मिलने से बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें व्यंजन संधि है। तो आपको बताना है इसमें व्यंजन संधि किसमें है। तो व्यंजन संधि का क्या पहचान है, व्यंजन वर्णों का मेल होता है। चलिए एक एक करके सबको हम लोग देखते हैं, सारे ऑप्शंस को। पहले कह रहे हैं इत्याकर्ण्य। इत्याकर्ण्य बनता है इति प्लस आकर्ण्य से, इति प्लस आकर्ण्य से। तो ये है, देखिए इसमें क्या गया, आखिरी में ई आया, फिर शुरू में आ आया। ये दोनों स्वरवर्ण है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर ये तो होगा ही नहीं। फिर कह रहा है कि बी अल्पाहारा। अल्पाहारा दो शब्दों से बना है, अल्प प्लस आहारा। तो इसमें भी क्या आया, अल्प में अ आया और आहारा में आ आया। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों भी स्वर हैं, तो इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। फिर कह रहे हैं इत्यादि। इत्यादि जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, इति प्लस आदि। इति में क्या आया, ई आया, और आदि में क्या आया, आ आया। दोनों मिलकर के आपस में क्या हो गए, दीर्घ। दोनों मिलकर के आपस में क्या हो गए, नए वर्ण का निर्माण किया। कौन से नए वर्ण का निर्माण किया, तो ई का य हो गया, और य आ के साथ मिलकर के या बना दिया। अभी ध्यान से आप देखिए कि इत्यादि में भी क्या आ गया, स्वर संधि आ गया, यानी ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। फिर कह रहा है संयोग। अब जरा देखिए, जो ऑप्शन बच गया वही आपका करेक्ट होगा। तो अब इसका भी संधि विच्छेद कर लेते हैं। ये क्या होगा संधि विच्छेद, इसका सम प्लस योग। अभी देखिए ध्यान से, इसका आखिरी वर्ण क्या है, ये भी व्यंजन वर्ण है, और प्रारंभिक वर्ण क्या है, शुरुआत का वर्ण क्या है इसका, ये भी व्यंजन वर्ण है। यानी व्यंजन वर्णों के मेल से इसमें क्या हुआ है, विकार उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये क्या है, व्यंजन संधि है। आपके लिए अगला प्रश्न है, च प्लस इति से क्या बनेगा। देखिए, च में क्या आया, च में अ आया, और इति में क्या आया, ई। तो ये देखिए, इति में प्रारंभिक वर्ण ई है और च में अ छिपा हुआ है, और ई आपस में मिलकर क्या बनते हैं, ए बनते हैं। ये हम लोग अभी कुछ समय पहले पढ़े हैं। तो ये दोनों मिलकर के ए बना देंगे और ए की मात्रा लग जाएगी। तो च के ऊपर ए की मात्रा और ती, चेती। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, ए और ओ के मेल से बनेगा। ए और ओ के मेल से बताना है क्या बनेगा। तो ए और ओ, ध्यान से देखिए, दोनों वर्ण क्या हैं, अलग अलग है ना। हम लोग पढ़े हुए हैं गुण संधि में, सॉरी गुण संधि कह रहे हैं, वृद्धि संधि में हम लोग पढ़े हुए हैं कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद अपने से भिन्न कोई वर्ण आए तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। ऐ का क्या हो जाता है, आय हो जाता है। और ओ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। औ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। इस तरीके से हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए के बाद ओ है, अपने से अलग वर्ण है ना, तो ए का क्या हो जाएगा, अय। और अय और ओ है ना, ये दोनों आपस में मिलेंगे। देखिए, अय और ओ आपस में मिलकर के बनेंगे क्या, अयो। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। चलिए आपके लिए अगला प्रश्न है, उल्लेख में कौन से वर्णों का मेल हुआ है। देखिए, उल्लेख दो शब्दों से बना हुआ है, उत प्लस लेख। उत प्लस लेख, और उत प्लस लेख में कौन से दो वर्ण मिले हुए हैं, तो त मिला हुआ है और ल मिला हुआ है। यदि तवर्ग के बाद, यदि दो तो मतलब दो वर्ण एक ही वर्ग के हैं, तो दोनों क्या हो जाता है, तवर्ग के बाद अगर ल आए तो तवर्ग का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, यानी कि उत प्लस लेखा उल्लेखा बन जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। त और ल का संधि हुआ है। सुंदरतम में कौन सी संधि है, ये बताना है आपको। सुंदरतम में कौन सी संधि है, देखिए ध्यान से देखिए, सुंदरतम ऐसे ही शब्द मैंने आपको बताए थे प्रत्यय में, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें कोई संधि नहीं लगी हुई, यानी कि स्वर संधि भी इसमें नहीं है, व्यंजन संधि भी नहीं है, इसमें विसर्ग संधि भी नहीं है, इसमें कोई संधि नहीं है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर कह रहा है सह प्लस अपी क्या बनेगा। देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ रहे और विसर्ग के बाद भी अ रहे, तो विसर्ग के बाद वाला
विसर्ग के बाद वाला अ का ऊ हो जाता है, और वही ऊ विसर्ग के पहले वाले अ के साथ क्या बनाता है, ओ बना देता है, और विसर्ग का क्या बन जाता है, अर्ध अ बन जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। विसर्ग के पहले वाला अ क्या बन गया, पहले बाद वाला अ क्या बन गया, ऊ बन गया, और विसर्ग के पहले वाले अ के साथ यही ऊ मिलकर क्या बना दिया, ओ बना दिया, और विसर्ग क्या बन गया, अर्ध अ बन गया, तो ये बना दिया सोपी। चलिए 68 नंबर प्रश्न है आपके लिए, तरय का संधि विच्छेद होगा। तो तरय का देखिए ये क्या आ गया, बीच में र आ गया ना, तो मैंने बताया था अभी कि यदि बीच में किसी शब्द के क्या है, र आए, तो इसका मतलब 99% है ऐसा उम्मीद, ऐसा चांसेस है कि वो क्या होगा, उसमें विसर्ग संधि होगा। तो इसमें तरय है ना, तो तरय में क्या होगा, विसर्ग संधि। और कौन सा विसर्ग संधि है, तो ये है तय प्लस एव, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है कि भवती शब्द में कौन सी संधि है। देखिए भवती दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, भू प्लस इति। देखिए हम लोग नियम पढ़े हैं इको यणची में, यदि हर्स्व ई, हर्स्व उ और हर्स्व री और री के बाद अपने से भिन्न कोई वर्ण है, तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है, और री का ल हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ उ आया, उ के बाद क्या है, ई आया, तो उ का क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, और वही व क्या मिल जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, तो ये बनाएगा भवती। क्या बनाएगा, भवती बनाएगा। चलिए आपके लिए अगला प्रश्न है, यानी कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है आपको बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें ना तो दीर्घ संधि है, ना तो गुण संधि है, ना तो वृद्धि संधि है, ना तो अयादि संधि। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, मिसिंग है, इसका ऑप्शन क्या होगा, यण संधि होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सु प्लस आगतम से क्या बनेगा। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि ई, हर्षो उ, री और ली के बाद अपने से भिन्न वर्ण आए, तो ई का यह हो जाता है, उ का वह हो जाता है। तो यहाँ उ आया और यहाँ पे क्या आया, आ आया, उ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, और वही वह आ के साथ मिलकर क्या बनेगा, वाह, यानी ये बनेगा स्वागतम। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, देव प्लस इंद्र से क्या बनेगा। देव प्लस इंद्र, देव में क्या आया, अ आया, इंद्र में क्या आया, ई आया, और ये आपस में मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे, और एक ही मात्रा इसमें लग जाएगी, यानी ये बनेगा देवेंद्र। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है कि अत्याचार में किन वर्णों का मेल हुआ है। तो अत्याचार में किन वर्णों का मेल हुआ है, इनको अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो स्पष्ट होगा। अत्याचार दो शब्दों से मिलकर बना है, अति प्लस आचार, और अति में क्या आया, हर्षोई आया, आचार में क्या आया, आ आया, यानी कि इसमें कौन सा हर्षोई और आ का मेल हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्णों के मेल को कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण रहे और स्वर वर्ण रहे, दोनों को मेल से क्या बनता है, व्यंजन संधि बनता है। कौन सी संधि बनती है, व्यंजन संधि बनती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, शयनम में किन वर्णों का मेल हुआ है। देखिए शयनम का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा से प्लस अनम, यानी कि से का ए और अनम का अ, ये दोनों आपस में मेल किए हैं। अब देखिए क्या इसमें ऑप्शन कहीं दे रखा है शयनम का ए प्लस अ, तो इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और डी क्या है हमारा, करेक्ट है। इनमें से कोई नहीं, जब ऑप्शन दिया ही नहीं है तो क्या होगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। आपके लिए अगला प्रश्न है, जगत गौरवम में कौन सी संधि है। जगत गौरवम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जगत प्लस गौरवम, है ना, जगत प्लस गौरवम, और इसमें क्या है, तो आया और ग आया, यानी कि ये दोनों क्या है, व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं, दोनों व्यंजन वर्ण है। आपके लिए अगला प्रश्न है, यदि विसर्ग के बाद क, ख, प या फ रहे तो विसर्ग का क्या होगा। तो कह रहा है कि क, ख, प या फ रहे। देखिए जब भी याद रखना है, इनमें से कोई भी वर्ण रहता है ना, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी क्या है, करेक्ट है। कह रहे हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे विसर्ग रहेगा वैसे ही विसर्ग को उतार देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे शब्द आपको फंसाने के लिए परीक्षा में पूछ सकता है। आपके लिए अगला प्रश्न है, सूर्योदय किन वर्णों के मेल से बना है। देखिए सूर्योदय को बताना है किन वर्णों के मेल से बना है, पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। ये बना है सूर्य प्लस उदय से। देखिए सूर्य प्लस उदय में अगर हम लोग समझें तो सूर्य के आखिरी वर्ण है अ और उदय का प्रारंभिक वर्ण है उ,
यानी ये अ और उ के मेल से बना हुआ है। अभी आपको इसमें ऑप्शन में देखिए अ और उ किधर है, देखिए इसका व्युत्क्रम तो होगा नहीं, ये उ और अ है, ये दीर्घ उ है, ये अ है, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है आ और उ है, ये भी नहीं होगा। यानी कि आपका ऑप्शन डी क्या है, सही है। आपका विकल्प क्या है, डी होगा, सही विकल्प डी होगा। फिर कह रहा है संधि कितने प्रकार का होता है, आपको बताएं संधि कितने प्रकार का होता है। देखिए संधि होता है आपका मुख्यतः 3 प्रकार का, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इसमें कह रहा है पुनः कि स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है कि नीह प्लस जलम से क्या बनेगा। देखिए विसर्ग आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नीह प्लस जलम से निर्जलम बनेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में य किसका संधि है, बताने य किससे मिलकर के बना हुआ है। तो देखिए य और अ से मिलकर के य बनेगा। देखिए आधा अर्ध अ है यहाँ पे और अ है, ये दोनों मिलकर के पूर्ण य बनाएगा। फिर कह रहा है ई और य अ, तो ई का य हो जाता है, हमें मालूम है, और अ और य मिलकर के पूर्ण य हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है और ई मिलकर के ए बनेगा। यानी देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन करेक्ट मिल रहे हैं, एक ऑप्शन नंबर ए भी मिल रहा है करेक्ट और ऑप्शन नंबर बी भी मिल रहा है करेक्ट। यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी दोनों, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। आपके लिए अगला प्रश्न है यशोधरा में कौन सी संधि है। देखिए यशोधरा में अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा यशः प्लस धरा, यानी इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अहम प्लस कारः में कौन सा शब्द बनेगा। तो अहम प्लस कारः का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो ये बनता है, संधि करें तो ये बनता है अहंकारः, अहंकारः। अब जरा देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन अहंकारः दे रखा है, तो ये दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या, अहंकारः। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए ये अहंकारः नहीं है, अहंहारः है। फिर ये कह रहा है अहकारः, तो ये भी नहीं है। यानी कि आपको देखिए जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी कीजिएगा तो ऐसे ही मिस्टेक्स होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, ये है अहंकारः। फिर कह रहा है आपके लिए अगला प्रश्न है कि यदि विसर्ग के बाद च हो और तो विसर्ग का क्या परिवर्तन होता है, विसर्ग में कैसा परिवर्तन होता है। देखिए यदि विसर्ग के बाद च हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, तालव्य से हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है नी प्लस कपट क्या बनेगा। देखिए नी कप प्लस कपट, क के साथ ये वाला स तो इसमें नहीं लगेगा। फिर कह रहा है निष्कपट, ये वाला स क्या है, करेक्ट है। देखिए ये भी नहीं होगा, आपका ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, करेक्ट है। आपके लिए अगला प्रश्न है संहारः में कौन सी संधि है। देखिए संहारः को अगर हम लोग तोड़ें, संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा सम प्लस हारः। और जरा ध्यान से देखिए इसमें म आया व्यंजन वर्ण, ह आया व्यंजन वर्ण, दोनों व्यंजन वर्ण है, यानी इसमें कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी। आपके लिए अगला प्रश्न है बुद्धिमति में कौन सी संधि है। देखिए बुद्धिमति में कौन सी संधि आपको बतानी है। देखिए बुद्धिमति में कोई भी संधि, ना तो विसर्ग संधि है, ना तो व्यंजन संधि है, ना तो स्वर संधि है, इसमें कोई भी संधि नहीं है। इसमें जबकि क्या है, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें कोई संधि नहीं है। तो आपको परेशान करने के लिए, आपको मिस्टेक्स कराने के लिए एग्जाम में कई तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ये भी आपको आइडिया लगाना रहता है कि ऑप्शन में हो सकता है कि आपका आंसर दिया ही ना हो। फिर कह रहा है आपके लिए अगला प्रश्न है कि उद्धारा में कौन सी संधि है। तो उद्धारा में कौन सी संधि है, उद्धारा का पहले संधि विच्छेद करते हैं। उद्धारा 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ, उत प्लस हारा, और इसमें क्या है, एक तो आया फिर ह आया, दोनों क्या है, व्यंजन वर्ण है, और इसलिए इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। यानी आपका विकल्प संख्या ये क्या है, सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है हमारा शब्द का संस्कृत क्या होगा। देखिए एक शब्द दे रखा है हमारा और पूछ रहा है इसका संस्कृत क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, हमारा जो है ना, हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के, ये किस में आते हैं, ये संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति में आते हैं। और षष्ठी विभक्ति में ये किसके रूप चल रहे हैं, तो ये अस्मद शब्द के रूप चल रहे हैं। अस्मद शब्द का षष्ठी में आएंगे हम लोग तो क्या बनेगा, षष्ठी का बहुवचन, क्योंकि हमारा क्या रहा ना, तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन में अस्माकम होता है। यानी आपके लिए विकल्प संख्या बी क्या है, बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है राम सीता के साथ वन जाती हैं, राम के साथ सीता क्या है, वन जाती हैं। तो राम के साथ सीता क्या है, वन जाती हैं। तो इसमें कह रहा है कि वाक्य में राम में कौन सा कारक है। देखिए जब भी ऐसा रहता है ना कि किसी के साथ जाने का भाव व्यक्त हो, तो साथ जाने का, साथ करने का, साथ खेलने का, साथ रहने का, या साथ की क्रिया का व्यक्त हो, तो इसके लिए हम लोग संस्कृत कौन सा यूज करते हैं, सह, साकम या
सार्धम या समम, ये संस्कृतों का उपयोग करते हैं। अब देखिए सह, साकम, सार्धम, समम, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। और द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक? तो तृतीय विभक्ति उपयोग होती है। इनके साथ कौन सी विभक्ति उपयोग होती है? तृतीय। और तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक? तो तृतीय विभक्ति में आपका आता है करण कारक। अभी देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं करण कारक नहीं है, यानी आपका विकल्प संख्या डी क्या है? बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है कि वह एक कान से बहरा है। वह एक कान से बहरा है, इसका अनुवाद क्या बनेगा? तो स एक कर्णेन बाधिरः, यानी वह एक कान से बहरा है। अब आपको बताना है कि कर्ण में यानी कान में कौन सी विभक्ति है। जरा ध्यान से देखिए तो कर्णेन आ गया ना, तो बालकेन जैसा बन रहा है, यानी इसमें तृतीय विभक्ति आ गया। तो ये कह रहा है कि कौन सी विभक्ति है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति, यानी आपका विकल्प संख्या बी क्या है? करेक्ट है बिल्कुल। 91 नंबर प्रश्न है, यानी कि आपके लिए कह रहा है कि एक ग्राम के दोनों ओर, यहाँ एक ग्राम मिसिंग हुआ है, ग्राम के दोनों ओर वृक्ष हैं। ग्राम के दोनों ओर क्या है? वृक्ष है, मतलब गांव है ये, और इसके इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या है? वृक्ष हैं, पेड़ हैं। फिर कह रहा है कि ग्राम में कौन सी विभक्ति होगी? तो देखिए अभितः, नियम क्या कहता है? अभितः, परितः, सर्वतः, योगे द्वितीय, यानी कि इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय। अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, सभी ओर, और सर्वतः मतलब सभी ओर। तो ये कह रहा है कि इन शब्दों के योग में क्या लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? विकल्प संख्या बी बिल्कुल भी सही है। फिर कह रहा है ध का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ध के उच्चारण स्थान के लिए हम लोग पहले एक नियम समझते हैं। नियम कहता है ऋतु लसानाम दंत, यानी कि त वर्ग और ल का उच्चारण स्थान किससे किया जाता है? दांत से किया जाता है। ध क्या है? त वर्ग का ही हिस्सा है ना, त थ द ध, ध का ही हिस्सा है, तो इसका उच्चारण किससे किया जाता है? दांत से किया जाता है। अभी आपका ऑप्शन कहीं भी दांत इसमें दे नहीं रहा है, यानी कि आपका विकल्प संख्या डी क्या है? सही है कि इनमें से कोई नहीं होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है कि प के उच्चारण का स्थान क्या है? देखिए प के उच्चारण के स्थान के लिए एक नियम समझते हैं। नियम होता है उपधमनिया नाम ओष्ठई, यानी कि पवर्ग और ऊ का उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से होता है। प फ उच्चारण करके आप देखिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर विकल्प संख्या बी क्या है? आपके लिए बिल्कुल भी करेक्ट है। आपके लिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अनु उपसर्ग उपयोग किया गया है? तो देखिए इसमें अनुसार, अवकाश, अवसर, अभिधान, यानी कि इसमें अभि उपसर्ग, अ उपसर्ग, अ उपसर्ग, और इसमें क्या है? अनु, यानी आपके लिए क्या है? ए करेक्ट है बिल्कुल भी। आपका अगला प्रश्न है उद्योग में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग है। तो उद्योग को अगर हम लोग समझें तो ये बनता है उत से बनता है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर सी, यानी उत उपसर्ग है। आपका अगला प्रश्न है संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृति दो शब्दों से मिलकर के बनता है, सम प्लस कृति, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें सम उपसर्ग, यानी आपके लिए विकल्प संख्या ए क्या है? बिल्कुल भी करेक्ट है, सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? स्वागतम देखिए दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सु प्लस आगतम, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग आ गया? सु आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर विकल्प संख्या सी क्या है? बिल्कुल भी सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? तो दुराचार में दुर उपसर्ग है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। देखिए आपको क्या करना है, ये जितने भी प्रश्न बताए गए हैं ना इस वीडियो में, इन सबको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, इनका एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। और ये नोट्स क्या करेंगे? आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। और आप सबको इस बार ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव्स पे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं कितने मार्क्स के? 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। और जितना ज़्यादा आप व्याकरण पे ध्यान दीजिएगा उतना ही आपके मार्क्स और पोजीशन फिक्स होते जाएंगे। चलिए आपके लिए अगला प्रश्न है बालकेन का वचन निर्धारित कीजिए। देखिए बालकेन जो है ना वे एक वचन का है। अगर हम लोग बालक शब्द का रूप समझें तो बालकः, बालकौ, बालका, बालकः, बालकौ, बालका, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस तरीके से चलता है। बालकम, बालकौ, बालकान, है ना, ये बालकान, और बालकेन आ गया ना यहाँ पे, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, यानी कि एक वचन में क्या आ गया आपका? बालकेन आ गया ना, यानी कि आपके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल भी करेक्ट है। आपका आखिरी प्रश्न और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न
कह रहा है कि मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन है, तो बताना है मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन कौन है। इस प्रश्न का जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।